हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और एक्सपेक्टेड क्या है कि वो आने वाले टाइम में कितनी इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बिग प्लेयर्स हैं और इस इंडस्ट्री में जो बिग प्लेयर्स हैं उनका शेयर प्राइस किस तरीके से मूव कर सकता है और कितना हमें रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है राइट नाउ 2021 की बात का डेटा मैंने लिया हुआ है, दैट इज़ $127 बिलियन। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये $200 बिलियन हो जाएगा 2027 में। मतलब तब का फिगर था 21 से लेकर 27 में 6 साल के अंदर $200 बिलियन ये एक्सपेक्टेड था। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि जो बिजनेस आ रहा है, जो $127 बिलियन है, वो किन किन कंपनीज में बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो जो स्टार्टिंग प्रीमियम आ रहा है फर्स्ट ईयर प्रीमियम बेसिस, मतलब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम बेसिस, मतलब जो फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस ले रहे हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो अगर लोग 100 रुपये का बीमा ले रहे हैं तो 58.5 रुपीज़ केवल LIC पे जा रहा है, और SBI पे जा रहा है 10.27, HDFC पे 8.31 और ICICI पे 4.68। बाकी बचा हुआ 18.24, बाकी और छोटे मोटे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स पे डिवाइड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मोर देन 50% शेयर LIC का अभी भी बरकरार है, तो वो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर अभी करंट में बना हुआ है। अब अगर हमको किसी इंडस्ट्री को समझना है तो उसमें रिलेटेड जो टर्म्स हैं जिनसे उस इंडस्ट्री की वैल्यू को देखा जाता है, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ को, उस इंडस्ट्री के पैरामीटर्स जो होंगे उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो पैरामीटर्स हैं उनमें से एक क्या है, इंश्योरेंस डेंसिटी। तो ये क्या होता है कि जितना प्रीमियम कलेक्ट किया गया है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, जो कंट्री की पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ कंट्रीज़ का कंपेरिजन किया है इंडिया से। जैसे USA हो गया $3,349, यूनाइटेड किंगडम हो गया $3,959, जापान हो गया $2,127। आप इसका कंपैरिजन अगर इंडिया से करें तो सिर्फ $69। मतलब आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस डेंसिटी के मामले में अब इंडिया कितना पीछे है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं वो क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। वही बोलता है कि जितना टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट किया गया है उसको इस बार GDP से डिवाइड करते हैं। डेंसिटी में हम किससे डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन से, और पेनिट्रेशन में डिवाइड करते हैं GDP से। उसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे USA का कितना है 4.8, UK का 8.4, जापान का 5.3 और इंडिया का 3.2। मतलब यहाँ पर भी अभी पेनिट्रेशन भी कम है और डेंसिटी भी कम है। इंश्योरेंस की पोजीशन देखें तो सपोज ये 100 मैंने फिगर लिख दिया, सपोज 100 लोग हैं देश में, तो 85% लोग जो हैं वो अवेयर हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है। उसमें से केवल 55% लोग कंसिडर करते हैं, मतलब 30% लोग तो ऐसे हो गए जो पता है लेकिन वो इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। 55% लोग जो हैं वो कंसिडर करते हैं कि हाँ चलो लेते हैं, देखते हैं। लेकिन अल्टीमेटली केवल 33% लोग ही इंश्योरेंस को फाइनली लेते हैं। ये फिगर मैंने पॉलिसी बाजार की रिपोर्ट आई थी उससे ही निकाला हुआ है। चलिए अब देखते हैं बैरियर्स क्या हैं। जैसे हमने देखा कि 100% लोगों में से केवल अल्टीमेटली लास्ट में आके केवल 33 लोग ले रहे हैं, मतलब 70% लोग लगभग इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी भी कम है और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कम है। तो रीज़न क्या है उसके, तो वो ऑब्जर्व करें हम। तो पहला मेजर रीज़न क्या है, अफोर्डेबिलिटी इशू। मतलब लोगों पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं पैसे ही नहीं है कि हम इंश्योरेंस ले पाएँ। कुछ बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट नहीं मालूम, क्या लें क्या नहीं लें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो कहते हैं अभी अर्जेंसी नहीं है, बाद में लेंगे, अभी क्या ज़रूरत है, अभी एज ही क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इशू क्या है, अफोर्डेबिलिटी का। मतलब लोगों पे पैसे नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है प्रीमियम लेने के लिए। और ये पर्टिकुलर रीजंस हैं कि, और बाकी रीजंस जो हैं मैंने आपको एक ब्रॉड व्यू दिया था, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या लोगों ने रीज़न दिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ टाइम में तो पैसे मिलने वाले नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि मेरे पास सफिशिएंट सेविंग है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी जिस वजह से उन्हें मिला नहीं, किसी को समझ में नहीं आया, कहते बहुत सारे ऑप्शंस हैं किसको लें। कई कहते हैं क्लेम नहीं मिला, कोई कहता है बहुत सारा हैसल है, कोई कहते हैं अर्जेंसी नहीं है, कोई कहता है पैसे नहीं है, कोई कहता है प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो लोगों ने
रीजंस दिए कि परचेज नहीं करने के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के, आप देख सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि तो जो प्राइम रीज़न है वो क्या है, प्रीमियम वर हाई एंड डिडंट हैव सफिशिएंट फंड्स। तो फिर से एक रीज़न निकल के आता है कि पैसे नहीं हैं। अब ये जो रीजंस है वो पर्टिकुलर वो रीजंस है कि जिन्होंने पॉलिसी ली थी लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी पॉलिसी बंद हो गई, जिसे हम कहते हैं कि पॉलिसी लैप्स हो गई। तो उसके बाद उन्होंने पॉलिसी को रीन्यू नहीं कराया। उसकी क्या रीज़न थे, तो जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है वो क्या है, कुड नॉट अफोर्ड प्रीमियम, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है कि उन्होंने दूसरे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर दिया जहां उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा था। तो आप इसको देख सकते हैं, और भी रीजंस थे कि कोई लायबिलिटी नहीं थी या कवरेज इनफ नहीं था या कवरेज के अगेंस्ट में जो प्रीमियम था वो बहुत ज़्यादा था। तो आइए देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। आजकल टर्म इंश्योरेंस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जो 31 से 40 ईयर्स के जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड है। ये एक स्टेबल ग्रुप है जिसकी एक स्टेबल इनकम भी है। सो फाइनली हम देखते हैं वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं। तो ट्रिगर फैक्टर्स हम देखें तो पुश, फियर और फाइनेंशियल प्रूडेंस, ये मेन 3 ट्रिगर फैक्टर्स देखे गए हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है, पुश। पुश में क्या क्या हो गया, एजेंट्स पॉलिसी देते हैं वो हो गया, डायरेक्ट रिकमेंडेशन, कोई फैमिली फ्रेंड ने रिकमेंड कर दिया या कहीं ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट या ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट देख लिया। सेकंड हो गया फियर, जो सेकंड फैक्टर है वो जैसे कोविड की वजह से कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों को फाइनेंशियल बर्डन फील हो रहा था तो लिया है, कुछ लोगों ने देखा कि दूसरों को कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो मेरे को भी ले लेना चाहिए। और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल प्रूडेंस, जो सबसे लीस्ट है लोगों की प्रेफरेंस में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जबकि वो क्या कि टैक्स सेविंग करनी है किसी को, या किसी ने फैमिली स्टार्ट की है, या किसी ने लोन वगैरह लिया है तो उस वजह से। तो ये हमने देखा इंश्योरेंस इंडस्ट्री की सिनेरियो क्या है। अब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। तो देखिए, पहला हमने जो ऑब्जर्व किया कि इंश्योरेंस डेंसिटी पेनिट्रेशन इंडिया में कम है और इतनी जल्दी उसके बढ़ने के आसार भी मुझे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो जीडीपी ग्रोथ जो है उससे डिपेंड करता है बहुत सारी इसका सिनेरियो कि अगर जीडीपी बहुत अच्छी तेज़ी में ग्रो करेगी तो इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा। लेकिन चूंकि इस समय वर्ल्ड के हालात जो देख रहे हैं तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस वर्ल्ड में चल रहे हैं, पहला। दूसरा कि ये एक AML कंप्लाइंस इंडस्ट्री है, मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंस कराती हैं कंपनीज। तो कोई भी इसमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फॉर्मल मनी होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या हो गया कि जो फॉर्मल इनकम है इंडिया में लोगों की, जो फॉर्मली जॉब कर रहे हैं और जिनको इनकम मिली है, फॉर्मल सेक्टर वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है। थर्ड, जो आप देखते हैं कि इनकम टैक्स कितने लोग दे रहे हैं इंडिया में, तो 1 या 2% लोग हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब केवल 1 या 2% लोगों के पास ही इतनी इनकम है कि वो इनकम टैक्स दे पा रहे हैं, और वही वाइट मनी जो है उसी से इंश्योरेंस लिया जा सकता है। तो जो रेशियो हो गया, जो इन्वेस्ट होगा इंश्योरेंस में, वो बहुत कम हो गया। तो इस वजह से आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी में ग्रो करेगी, और जो कंपनीज होंगी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वो अच्छा रिटर्न दे पाएंगी। क्योंकि आप दूसरी इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे, जैसे रियल इस्टेट से हो गया, तो वहाँ क्या है, वहाँ फॉर्मल ग्रोथ के साथ साथ इनफॉर्मल ग्रोथ भी है, मतलब वहाँ ब्लैक मनी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब रियल इस्टेट में इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। जो रजिस्ट्री हो रही हैं ज़मीन की, वो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे हो रही हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर लोग आपस में लेन देन भी कर रहे हैं, कैश में डील कर रहे हैं। तो ये सब बहुत कॉमन है इंडिया में। इस वजह से क्या है कि जो रियल इस्टेट में जो ग्रोथ मिल रही है और रियल इस्टेट में जो रिटर्न मिल रहा है वो सरपास कर दे रहा है। इसलिए जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होगी उसको अभी रिटर्न देने के लिए पहले तो इंडिया की इकोनॉमी को इनफॉर्मल से फॉर्मल में तेज़ी में कन्वर्ट होगी, जैसे से तभी कोई फ़ायदा होगा। दूसरा, जो इनकम टैक्स रिटर्न पे कर रहे हैं, मतलब वाइट मनी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वाइट मनी हो तभी हो सकता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री तेज़ी में ग्रो करे। हाँ, इसलिए एक लंबे टाइम पीरियड का अगर हम देखें तो मैं बोलूँ कि 10 साल तक मुझे लगता है उसके बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगी। लेकिन इतना लंबा टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर बेटर रिटर्न आप चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में मेरे अकॉर्डिंग इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।